नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत दौरा पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। घटोत्कच मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर प्रांगण में आयोजित महोत्सव में की शिरकत। घटोत्कच स्मारिका पुस्तक का किया विमोचन। द्रौपदी का डांडा, 2 पर्वत चोटी पे हिमस्खलन से हादसा। उत्तरकाशी के 28 प्रशिक्षणार्थियों के फंसे होने की जानकारी आई सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मांगी मदद। निम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी की टीमें जुटी बचाव में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में अग्रिम चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाएंगे विजयदशमी। सेना के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में लेंगे भाग। बद्रीनाथ के भी करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हरिद्वार पंचायत चुनाव के विजेताओं से की मुलाकात। मुख्यमंत्री का जताया आभार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल सहित कई नेता रहे मौजूद। हरिद्वार में संतों ने फिर से शुरू की छड़ी यात्रा। पिछले कई सालों से थी बंद। पंच घनश्याम, जूना अखाड़े सहित महामंडलेश्वर और साधु संत रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। द्रौपदी का डांडा, 2 पर्वत चोटी पे हिमस्खलन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट। द्रौपदी का डांडा, 2 पर्वत चोटी में हिमस्खलन होने के कारण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के 28 प्रशिक्षणार्थियों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वार्ता कर रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए सेना की मदद लेने के लिए अनुरोध किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने हमें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने के लिए आश्वस्त किया है। प्रशिक्षणार्थियों को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकालने के लिए निम की टीम के साथ जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवानों द्वारा तेजी से राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके एवं संवाददाता तारिक अंसारी। तारिक, क्या कुछ अपडेट है इस हादसे के ऊपर? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी आ चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनसे मदद का भी ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 23 सितंबर को उत्तरकाशी में ये लोग जो है अभियान पर निकले थे। आपदा प्रबंधन अधिकारी जो देवेंद्र पटवाल है, उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग में प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी यानी कि कुल 175 लोग थे, जिनमें से 29 लोग बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए, जिनमें से 9 को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मदद मांगी है और जल्द ही मदद भी पहुंच गई। लगातार वहाँ पर राहत बचाव कार्य जारी है और लगातार वहां पर सर्च किया जा रहा है कि जो ये लोग थे वो आखिर कहां पर है और कैसे इनको रेस्क्यू करने के लिए जो है तरीका निकाला जा रहा है। जी तारिक, पुष्कर सिंह धामी की ओर से और क्या कुछ ऐलान किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पुष्कर सिंह धामी ने जो ट्वीट किया है और वहां पर पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट में बताया है कि जो लोग फंसे उन्हें जल्द से जल्द जो है निकाला जाएगा और केंद्र सरकार से भी इस बारे में मदद मांगी गई है। वहां पर जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनसे मदद मांगी गई है। तो पूरे मामले पर जो है बिल्कुल नजर बनाए हुए धामी सरकार और लगातार जो वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी है, उन्होंने भी तत्काल मौके पर रवाना कर दिया गया और वहाँ पर जो है बिल्कुल बचाव राहत कार्य जारी है। जी तारिक, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता तारिक अंसारी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी इस हादसे के ऊपर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ विजयादशमी मनाएंगे। इस अवसर पर वे सेना के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, तो उनका बद्रीनाथ दर्शन का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह के दौरे की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री देहरादून से भी सेना से जुड़े एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। उनका चमोली जिले के माणा से चीन सीमा पर सेना की
रताकोण पोस्ट पर सैनिकों के साथ विजयदशमी पर्व मनाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। मानवता के विकास के क्रम में माननीय राजनाथ सिंह जी आज शाम को यहाँ पहुँचेंगे और आज उनका यहाँ पर सेना के लोगों के साथ बड़ा खाना का कार्यक्रम है और कल प्रातःकाल वो यहाँ से माड़ा जाएंगे और वहाँ पर सैनिकों के साथ विजयदशमी के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव के विजयी प्रत्याशियों ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में सबको सहयोगी बनना होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कल्पना सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई बड़ी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत के तामली क्षेत्र में स्थित ग्राम चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने घटोत्कच के एक सुप्रसिद्ध मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और राज्यवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रांगण में आयोजित महोत्सव में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घटोत्कच स्मारिका नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया। हमारे चंपावत क्षेत्र में महाराज का बहुत बड़ा पौराणिक हमारी धार्मिक आस्था यहाँ पर और आज घटोत्कच मंदिर आयोजन समिति यहाँ पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पर विधिवत रूप से शुरुआत हुई और ऐसे आयोजनों से जहाँ हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है, वहीं हमारे जो बच्चे हैं, जो यहाँ के कलाकार हैं, स्थानीय जो हमारे साहित्यकार हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, उन सभी को आगे आने का अवसर मिलता है। और हमारी सरकार भी इन सबके प्रति जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी आस्थाएँ हैं, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं, धार्मिक हमारे स्थान हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने के हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस और बीएसपी के गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया, जिसके चलते राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हरिद्वार चुनाव नतीजों को न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को अब हर बात पर न्यायिक जांच की मांग की आदत हो गई है, जिसका कोई आधार नहीं है। कोई मोह भंग नहीं हुआ। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी धनबल का उपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इनकम टैक्स ईडी की धमकी दे रही है, तो लोगों ने जाना ही है, बड़ा धंधा करे जा रही है। कौन आदमी गया? हमारा तो कांग्रेस का तो कोई आदमी नहीं गया जाए, अधिकांश मेंबर 4 मेंबर जीत गए, 4 के 4 हमारे साथ है। लेकिन भाजपा निर्दलीयों को, दूसरे बसपा के लोगों को तमाम तरह की धमकी देकर अपनी तरफ ले जा रही है। और हरिद्वार में जो पंचायत चुनाव हुआ, हमारा यह आरोप है कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया और सत्ता का नंगा नाच वहां पर नाचा गया और धनबल का दुरुपयोग किया गया है, ये हमारा आरोप। देखिए, आजकल हर जगह न्यायिक जांचें चाह रहे हैं ना, और फिर कह रहे हमारे खरीद फरोख्त कर दी। तो कांग्रेस के जितने जिन्होंने टिकट जिनको दिया है वो बिकने वाले लोग थे क्या? अपने कार्य को प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस ने तो एक नई विषय छेड़ दिया। आखिरकार कांग्रेस के लोगों को टिकट देती क्यों बिकने वाले हों? मैं आज कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति से कोई बातचीत, जनता का जो प्रेशर उनके ऊपर था, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, आप भारतीय जनता पर साथ दीजिए, उसको आधार लेकर वो लोग हमारे साथ जुड़े। हरिद्वार में सालों से बंद पड़ी पवित्र छड़ी यात्रा को पंचदशनाम जूना अखाड़े के साधु संतों ने फिर से शुरू किया, जिसके चलते तमाम मठ मंदिरों के भ्रमण के बाद छड़ी यात्रा जगत गुरु आश्रम पहुंची, जहां जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर आश्रम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर आचार्य कैलाश चंद गिरी ने पवित्र छड़ी का विधि विधान के साथ पूजन किया। इस दौरान अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी समेत बड़ी संख्या में अन्य साधु संत भी मौजूद रहे।
हरिगिरी जी, उन्होंने ये जो प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, उनको इन्होंने दोबारा से उसका परिष्करण किया है। और इसलिए ये जो छड़ी पूजन का विधान है, ये छड़ी पूजन का विधान बहुत ही सनातन धर्म और हिंदू धर्म और संस्कृति का विधान है। हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व में जूना अखाड़ा और 10 नाम सन्यासी परंपराओं के नेतृत्व में आज यह छड़ी का पूजन हमारे जगत गुरु आश्रम में पूज्य गुरु जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे प्रिय आदरणीय पूज्य हरिगिरी जी महाराज और इनके नेतृत्व में आज जूना अखाड़ा और हम सब ने मिलकर के इस छड़ी का पूजन किया। इसका मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो अभी तो फिलहाल उत्तराखंड में ही है, आगे चल के पूरे भारत में ये छड़ी की यात्रा होगी। मेन उद्देश्य हमारा है कि सबको एक करना, जितने सन्यासी है, जितने संत समाज है, सबको हमको एकीकरण करना है, इसीलिए छड़ी यात्रा की जाती है। देखा होगा जब से हमने छड़ी यात्रा शुरू की है तब से पूरा उत्तराखंड में जहाँ जहाँ जितने जिले हमारे हैं और जितने मंदिर मठ है वहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं और सभी लोगों का हमें पूरा जो है वो आशीर्वाद मिल रहा है और सभी के साथ जो है हर जगह हर मठ में ये यात्रा जो जाएगी। अब खबर रुड़की से है, जहां कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक और बेटी आयुषी के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लोग अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जोड़कर इसे देख रहे हैं, जिसके चलते विधायक ममता राकेश ने कहा कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें उनका भविष्य तलाशने का पूरा हक है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे अभिषेक और बेटी आयुषी का अपना फैसला है। देखिए, ये अभिषेक का और आयुषी का अपना फैसला है। अभिषेक कुछ वरिष्ठ कांग्रेस जनों से नाराज हुआ। यहाँ उसने बीडीसी का चुनाव लड़ा था। कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने जो कांग्रेस के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, कांग्रेस के समय में राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने अभिषेक की मुखालफत की और ऑडियो तक उनके वायरल हुई जिसमें अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है। तो उससे क्षुब्ध होकर उसका मन दुखी हुआ और उसने इस तरह का कदम उठाया। मुझसे पूछा, मैंने उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। मैंने कहा जो आपका फैसला है, आपका निर्णय है, आप वो करो। अब आप बड़े हो रहे हो, अपने फैसले लेने में सक्षम। क्या मानते हैं आपको कि बीजेपी में जाने की कोई ऐसी अभी तो नहीं, मुझे जो कुछ दिया कांग्रेस ने दिया। मैं आज भी कांग्रेस की हूँ, कल भी कांग्रेस की थी और आगे भी कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में काम करूँगी। आप ये मानते हैं घर में 3 झंडे हो गए, 3 बैनर लगेंगे? नहीं, वो उनका अपना घर है। बसपा भी है। अब एक परिवार में 3 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई वकील होता है, तो ये तो कोई बात नहीं, जो उनका मन है उसी के अनुरूप काम करना चाहिए। सोमेश्वर पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध लीसा तस्कर के मसूंबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैंटन में 303 अवैध लीसे की तस्करी कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। लीसे की कीमत करीब 9 लाख की बताई जा रही है। वहीं पुलिस टीम को 2500 रुपए नगद इनाम से पुरस्कृत भी किया गया। ये सोमेश्वर थाना अंतर्गत चेकिंग के दौरान में कि 303 अवैध लीसा बरामद हुआ है और उसकी जो बाजार कीमत है 9 लाख की गई है और एक काफ़ी अच्छी रिकवरी है और उसमें जो अग्रिम कार्रवाई है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ की जा रही है और इसमें जिस टीम ने इस घटना को पकड़ा है उसको मेरी ओर से 2500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। किसका लीसा था, क्या है? जब इसके बारे में जांच प्रचलित है, जांच की जा रही है। उसमें जो ड्राइवर था उसको पकड़ा गया है, उससे पूछताछ पे अग्रिम और आगे खुलासा होगा। रुड़की में होमगार्ड अभिषेक चौधरी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां ड्यूटी पर जाते समय होमगार्ड से कुछ बदमाशों ने बदतमीजी की और मारपीट शुरू कर दी। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की तो भविष्य में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरी 1 बजे से ड्यूटी थी रानीपुर मोड़ पर, ट्रैफिक में ड्यूटी चल रही है मेरी हरिद्वार। तो मैं घर से निकला ड्यूटी के लिए, तो जैसे ही बेड़पुर चौक के आसपास में आगे गया तो एक गाड़ी पहले बाइक आगे खड़ी थी, 2 लड़के थे, तो एक ने मुझे हाथ दिया तो मैंने रोकी नहीं, पता नहीं क्या होगा। फिर मैं आगे चलता रहा 40-50 की स्पीड पे आराम से नॉर्मल। तो आगे जाके जैसे मैं आगे गया 3-4 बाइक आई और उन पर 2 लड़के, तो एक ने मुझे हाथ दिया कि रुक। मैंने पता नहीं क्या मैटर होगा तो मैंने बाइक रोक ली, तो उसने एकदम रोक तो सार पहले मेरी बाइक से चाबी निकाल ली। जो ड्यूटी का मैं डंडा लेके जा रहा था मैं वो डंडा भी निकाल लिया और मारपीट शुरू कर दी। 4-5 लड़कों ने डंडे डुंडे मारे, मेरे बहुत चोट आई सर। और वो फिर उज्जवल शर्मा बोल रहा है मुझे, अगर तूने कोई भी कार्रवाई करी
तो ये आगे भविष्य में भुगतना पड़ जाएगा, तो जान से मार देंगे। देहरादून में संयुक्त व कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र छात्राओं का कहना है कि संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 की गतिमान भर्ती प्रक्रिया में सिंचाई विभाग के 228 पदों को सम्मिलित कराने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। लगा था, सभी ने वोट किया था, लेकिन हुआ क्या? उस टाइम सिंचाई विभाग में कहा था 2000 पदों पे भर्तियां होंगी। बड़े बड़े हेडलाइट में छपा था हर पार पे कि 2000 पदों पे भर्ती होगी। सिंचाई विभाग में गए हम परसों, कह रहे कि हमने 2000 का ज्ञापन भेजा था, मात्र 100 पद पे इन्होंने भर्ती निकाली। तो फिर बेरोजगार करिए क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि हम 6-6 महीने में चुनाव कराएं, ऐसे करा दो फिर ताकि बेरोजगारों कैसे तो भला हो। अब 5 साल बाद फिर आएंगे, फिर बोलेंगे हाँ हम इतने पदों पर भर्ती निकालेंगे। तो भर्ती है कहाँ? ग्राउंड में तो आप देख ही रहे हो। अगर भर्ती होती तो यहाँ पे बच्चे या हम जैसे छात्र बैठते। तो हमारा यही मांग है भाई कि सिंपल से 228 पद है। एक तरफ आप कहते हो कि भाई हम बेरोजगारी दूर करेंगे, अगर आपको दूर करना है तो शासन में या विभागों में जो पद खाली उन्हें भर दो। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को ही आड़े हाथों ले रही है, जिसके चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब सीबीआई कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ करती है तो कांग्रेस तो सीबीआई में कमियां नजर आती है, लेकिन आज वही कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है जो सिर्फ राजनीति तक सीमित है। और भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहना करके कांग्रेस के इन्हीं नेताओं का मैंने बयान सुना है कि सीबीआई की पर भी इन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। जब सोनिया गांधी से पूछताछ होती सीबीआई खराब हो गई, और जब कहीं और आवश्यक तो वहाँ सीबीआई चाहिए। तो पहले अपना नजरिया स्पष्ट करें। सरकार मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नजीर पेश की है, और पहली बार किसी अपराधी को सजा के जितने आयाम होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता न करते हुए 12 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के अंदर कर दिए, बॉडी रिकवर हो गई, एसआईटी की जांच हो गई, प्रत्येक दिन जांच पूछताछ चल रही है, और न्यायालय पर विश्वास रखिए कठोर से कठोर सजा मिले, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धरसमाना के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शहर की बदहाल सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सूर्यकांत का कहना है कि पूरे शहर में सड़कों की हालत बेहद खराब है और सरकार बरसात के मौसम का बहाना देकर अपना काम चला रही है, जबकि सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। देहरादून महानगर में सड़कों का हाल जो बुरा है, रोजाना किसी ना किसी क्षेत्र में दुर्घटना होती है, रोजाना किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई घायल होता है, लोग मर भी रहे हैं। पूरे देहरादून के चाहे नेशनल हाईवे हो, देहरादून के मुख्य मार्ग हो, हमारा हृदय घंटाघर से लेकर के आप पूरे राजपुर चले जाएं, घंटाघर से लेकर के आप पूरे दर्शन लाल चौक होते हुए गांधी रोड इनामुल्ला बिल्डिंग से होते हुए सहारनपुर चौक से लाल पुल, और उसके बाद जीएमएस रोड, उसके बाद सारी आंतरिक सड़कें। कौन कौन से क्षेत्र का मैं नाम लूं, ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ दो। कोलागढ़ में हमने बड़ी मुश्किल से लड़ करके एक सड़क शुरू करवाई, सारी सड़कें, कैनाल रोड वहां पर टूटी हुई है, सारी सड़कें वहां पर टूटी हुई हैं। इसलिए हम आज आए हैं, अभी घेराव करने जा रहे हैं, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो मैं विभागाध्यक्ष के कमरे में बैठूंगा, धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। अब खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां तेलीपुरा क्षेत्र में तेज रफ्तार के चलते बाइक और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये लोग रामनगर से घर की ओर जा रहे थे टांडाबुल्लू को, तेलीपुरा रोड पर हाईवे से दूसरी रोड जो पीछे वाली, तो तेलीपुरा और चिलिया के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। ये 2 लड़के थे बाइक से, आगे गाड़ी जा रही थी ट्रक वगैरह, उससे ये भिड़े यहाँ पर। एक एक्सपायर हो गया है, एक सही है। इनको जो है फिर 108 के द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने इनको जो है मृतक घोषित कर दिया है। खबर पौड़ी से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में तथ्यहीन खबरें चलाने वालों पर एसएसपी यशवंत सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तथ्यहीन खबरें बंद नहीं होगी तो पुलिस संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगी। एसएसपी यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि जनता को उकसाने के लिए भी भ्रामक खबरें फ्लैश की जा रही हैं, जिससे समाज का माहौल खराब हो रहा है।
तो जब इतना कुछ साफ सुथरा पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है तो ये अनावश्यक सोशल मीडिया पे, पोर्टलों पे इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, कुछ बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के चलाई जा रही। मेरा उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, जिससे समाज को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब कार्रवाई का समय आ गया है। पहले हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यदि समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी और विधायक दिनेश मोहनिया हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता भंडारी मामले पर सरकार को जमकर घेरा। दिनेश मोहनिया ने सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच में हीला हवाली का आरोप लगाया है। मोहनिया ने कहा कि जिस वीआईपी के आने से पहले अंकिता पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उस वीआईपी का नाम उजागर करना चाहिए। लेकिन इस हत्याकांड देश में अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है अंकिता हत्याकांड का, और हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण में ये हत्याकांड हुआ है और सरकार की तरफ से जांच को लेकर जो हीला हवाली दी जा रही है उसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। अभी जो इसमें एक वीआईपी का नाम आ रहा है कि जिसका ये प्रस्ताव था कि अंकिता को मनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से अंकिता ने उस प्रस्ताव को ठुकराया और वीरता के साथ ये मना किया और उसका परिणाम है कि उसकी हत्या कर देंगे। तो सबसे बड़ा जो कारण है उस वीआईपी का नाम कम से कम जनता के बीच में उजागर होना चाहिए कि कौन सा ऐसा वीआईपी था जिसको कि सरकार संरक्षण दे रही है और जिसको बचाने के लिए जो सबसे पुख्ता सबूत थे उस रिजॉर्ट के अंदर, उस रिजॉर्ट को रातों रात उसको गिरा दिया गया। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो आप देखेंगे, जो वहाँ की लोकल एमएलए हैं रेणु बिस जी, वो खड़े होकर उस रिजॉर्ट को तोड़वा रही थी, जबकि वहाँ के जो प्रशासन है, जो डीएम है, वो ये मना कर रहे हैं कि हमारा कोई आदेश नहीं था इस रिजॉर्ट को तोड़ने का, जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने वो रिजॉर्ट तोड़ा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो ये दिखाता है कि सरकार को इस जांच से कोई में छुपाना है और इस जांच में उजागर नहीं होने देना कि वो कौन व्यक्ति है जो उस रात को वहाँ आने वाला था। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।